हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंटों का मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सॉलिड स्टेट में चल रहा था रेसिप्रोकल लेटिस प्रतिलोमी जालक कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे जो एक्सरे है, जो एक्स किरणें हैं उनके मध्य विवर्तन, उनका विवर्तन क्यों किया जाता है ये आज पढ़ेंगे। एक्स किरणों का विवर्तन किया जाता है एक्स किरणों की वेवलेंथ पता लगाने के लिए। एक्स किरणों की वेवलेंथ पता लगाने के लिए एक्स किरणों का विवर्तन किया जाता है। तो आज एक्स किरणों का जो वेवलेंथ है वो निकालेंगे। इसके लिए लाउवे ने एक्स रे डिफ्रैक्शन नियम दिया, उसको देखते हैं आज। ये डायग्राम बना लो। नोट करो इसको। नोट करो। एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से एक्स किरणें उत्पन्न होगी। एक्स किरणें सभी दिशाओं में स्कैटर्ड होगी, यानी सभी दिशाओं में फैलेगी। तो अपन को मोनोक्रोमेटिक एक्सरे चाहिए, अपन को मोनोक्रोमेटिक एक्सरे चाहिए। तो अपन ने डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगा दी, यहाँ पर ग्रेटिंग या स्लिट लगा दी। तो प्रकाश की या एक्सरे की एक किरण ही प्राप्त होगी, एक एक्सरे ही प्राप्त होगा। उस एक्सरे को जिंक ब्लेंड, अपने पास एक क्रिस्टल है ZnS, उस क्रिस्टल पर डाला, उस क्रिस्टल पर डालने से एक्सरे का डिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ इस पट्टिका पर आया और यहाँ पर लाउवे ने मॉडल प्राप्त किया। यहाँ तक नोट करो। इसमें लिखो
एक्सरे के गुण प्रकाश किरणों या एक्स किरणों के गुण, एक्सरे के गुण प्रकाश किरणों के गुण के समान होते हैं। प्रकाश किरणों का गुण कैसे? ईएम वेव, प्रकाश की किरणें ईएम वेव ही तो होती हैं। एक्सरे के गुण प्रकाश किरणों के गुण के समान होते हैं, समान होते हैं। जो एक्सरे हैं उनके जो गुण हैं वो प्रकाश किरणों के गुण के समान होते हैं। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य, एक्सरे का तरंगदैर्घ्य, एक्सरेज कर लो इसको, एक्सरेज का तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ ईएम वेव के वेवलेंथ से कम होता है। वेवलेंथ से कम होता है। अब कितना कम होता है इसका मापन है, इसका पता जो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है इससे लगाएंगे। कम होता है। एक्स किरणों के वेवलेंथ का मापन एक्सरेज के वेवलेंथ का मापन विवर्तन विधि डिफ्रैक्शन मेथड एक्स किरणों के वेवलेंथ का मापन विवर्तन विधि से किया जाता है। नोट करो। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए एक्सरेज के विवर्तन के लिए लाउवे ने, साइंटिस्ट का नाम था लाउवे, लाउवे ने 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, 3 डायमेंशियल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यानी त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग, त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग का सुझाव दिया। नोट करो। ये 3 डायमेंशियल ग्रेटिंग है।
S1 S2 S3। यहां देखो एक्स किरणों के गुण, जो एक्सरे है अपनी, एक्स किरणों के गुण प्रकाश किरणों के गुण के समान होते हैं। प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? ईएम वेव। तो एक्सरे भी कैसी होती है? ईएम वेव। एक्सरे ईएम वेव होती है। लेकिन एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो ईएम वेव के वेवलेंथ से कम होता है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य ईएम वेव के वेवलेंथ से कम होता है। अब कम होता है तो एक्सरे ईएम वेव का वेवलेंथ पता होता है, निकाल सकते हैं अपन। लेकिन अब एक्सरे है, उनका ये वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो एक्सरे का वेवलेंथ निकालने के लिए अपन एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो एक्सरे के वेवलेंथ का मापन विवर्तन विधि से किया जाता है। कौन सी विधि? विवर्तन विधि से किया जाता है या डिफ्रैक्शन मेथड से किया जाता है। जो अपने एक्सरे हैं उनका मापन, उनके वेवलेंथ का मापन डिफ्रैक्शन विधि से किया जाता है। एक्सरे के विवर्तन के लिए लाउवे, साइंटिस्ट का नाम था, उसने 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सुझाव दिया। 3V में विवर्तन ग्रेटिंग का सुझाव दिया। इसने बताया कि अगर एक्स किरणें आती हैं तो उनके मार्ग में एक 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख दे तो सिर्फ एक ग्रेटिंग ही बचेगी। इनका छेद छोटा होता है, तो यहाँ से अपने पास एक एक्सरे ही आगे जाएगी। जो ग्रेटिंग है उनसे एक एक्सरे ही गुजरेगी। यह आपका लाउवे मॉडल। यहाँ ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जो आपकी PQ है, फोटोग्राफिक या फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? एक्सरे ट्यूब से एक्स किरणें उत्पन्न होती है। जो आपकी एक्सरे ट्यूब है उससे एक्स किरणें उत्पन्न होती है। एक्स किरणें बहुत ज़्यादा होती हैं, सभी दिशाओं में जाती हैं, लेकिन अपन ने क्या लगा दी? 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगा दी। तो इससे एक सूक्ष्म किरण गुजरती हुई जिंक ब्लेंड पर आपतित होती है। जिंक ब्लेंड पर आपतित होती है। अब जिंक ब्लेंड से गुजरती हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है। यानी जिंक ब्लेंड है, यहाँ पर विवर्तन होगा। तो विवर्तन के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है। हुआ क्या? एक्सरे ट्यूब से एक्स किरणें उत्पन्न हुई। एक्स किरणें गुजरती हुई सभी दिशाओं में जाती हैं। अब तो अपन ने लगा दिया 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ से एक सूक्ष्म किरण चलती हुई ZNS यानी जिंक ब्लेंड क्रिस्टल पर आई। जिंक ब्लेंड क्रिस्टल पर विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका विवर्तन प्रारूप बना। फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बना? डिफ्रैक्शन मॉडल बना। डिफ्रैक्शन मॉडल कैसा? इस पर धब्बे ही धब्बे आ जाएंगे, जैसे एक धब्बा। फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफ्रैक्शन मॉडल बना, और इस डिफ्रैक्शन मॉडल को ही लाउवे मॉडल कहते हैं। इसमें लिखो शीत कैथोड नलिका, यानी कोल्ड
कैथोड ट्यूब से एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, जो आपके ट्यूब है उससे एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, से उत्पन्न एक्स किरणें से उत्पन्न एक्स किरणें 3 डायमेंशियल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उत्पन्न किरणें 3 डायमेंशियल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से एक सूक्ष्म एक्स किरण के रूप में गुजरती हुई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तीनों के नाम में लिख लो, S1 S2 व S3 से गुजरकर एक संकीर्ण एक्स किरण के रूप में एक इसमें लिख लो गुजरती है तो एक संकीर्ण एक्स किरणपुंज प्राप्त होता है। यह एक्स किरणपुंज जिंक ब्लेंड क्रिस्टल पर या क्रिस्टल से विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर विवर्तन प्रारूप बनाता है, या फोटोग्राफिक प्लेट पर विवर्तन प्रारूप बनाता है। एक्स किरण ट्यूब है या शीत कैथोड ने लिखा है, इससे एक्स किरणें उत्पन्न होंगी। एक्स किरणें उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न एक्स किरणें 3 डायमेंशियल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरेंगी तो एक एक्स किरणपुंज प्राप्त होगा। अब ये एक एक्स किरणपुंज जिंक ब्लेंड क्रिस्टल है, उससे विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर विवर्तन प्रारूप बनाता है, डिफ्रैक्शन मॉडल बनाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर यह विवर्तन प्रारूप धब्बों के रूप में होता है, जिसे लाउवे प्रारूप कहते हैं, जिसे लाउवे मॉडल या लाउवे प्रारूप कहते हैं। जिसे लाउवे मॉडल या लाउवे प्रारूप कहते हैं। देखो, यहाँ से विवर्तन हुआ
तो फोटोग्राफिक प्लेट पर ये धब्बे ही धब्बे बन गए, धब्बों के रूप में एक मॉडल प्राप्त हो गया। धब्बों के रूप में एक डिफ्रैक्शन मॉडल प्राप्त हो गया। अब इस मॉडल को ही क्या कहते हैं? लाउवे मॉडल। यानी ये जो मॉडल है ये क्या है? लाउवे मॉडल। अब इस लाउवे मॉडल में इनके बीच की दूरी क्या होती है ये ज्ञात कर लेंगे, और इस लाउवे मॉडल का अध्ययन करके एक्स किरणों के वेवलेंथ का मापन कर लेंगे। अब लाउवे ने तो इतना ही बताया था कि इसमें 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करते हैं। अब इसमें जो एक्सरे हैं उनके वेवलेंथ का मापन ब्रेग ने किया था। एक्स किरणें हैं उनके वेवलेंथ का मापन ब्रेग ने किया था। लाउवे ने तो सिर्फ इतना बताया था कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण कहाँ से आएगा? जो लाउवे मॉडल है इस लाउवे मॉडल से आएगा। देखो इसमें शीत कैथोड नलिका से उत्पन्न एक्स किरणें 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग S1 S2 S3 से गुजरती हुई एक संकीर्ण एक्स किरण गुजरती है तो एक संकीर्ण एक्स किरण पुंज प्राप्त होता है। यह एक्स किरण पुंज जिंक ब्लेंड क्रिस्टल से विवर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर विवर्तन प्रारूप बनाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर यह विवर्तन प्रारूप धब्बों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे लाउवे मॉडल कहते हैं। ये हो गया। अब लिखो ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग समीकरण। सबसे पहले डायग्राम बना लो। ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण में डायग्राम बनाओ। यह आपका धब्बों के रूप में लाउवे मॉडल है, धब्बों के रूप में लाउवे मॉडल है।
नोट करो। जालक समतल है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी d है। यह आपका L है, यह आपका M है। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। बनाओ। एक क्रिस्टल संरचना है। एक क्रिस्टल में क्या होता है, एक क्रिस्टल में समदूरस्थ जालक समतल होते हैं, लेटिस प्लेन, जिनकी दूरी समान होती है। तो लिखो, एक क्रिस्टल में समदूरस्थ, एक क्रिस्टल में समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस जालक समतल होते हैं। जालक समतल, लेटिस प्लेन, लेटिस प्लेन होते हैं। एक क्रिस्टल में समदूरस्थ जालक समतल होते हैं। इन जालक समतलों के बीच की दूरी d है। इन जालक समतलों के बीच की दूरी d है। देखो, जालक समतल डॉट 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 एटम और जो लाइन है जालक समतल, इन जालक समतलों के बीच की दूरी d है। ये जालक समतल क्या होते हैं, या इन जालक समतलों पर जो परमाणु होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं। इन जालक समतलों पर, इन जालक समतलों पर परमाणु क्रमबद्ध होते हैं। यहाँ देखो, जो गहरी डोटे हैं वो तो क्या है, परमाणु क्रमबद्ध है ना। क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में क्रमबद्ध है, और जो लाइनें हैं वो हैं जालक समतल। तो इन जालक समतलों के बीच की दूरी, ये दूरी d है, तथा इन जालक समतलों पर परमाणु क्रमबद्ध होते हैं। अब क्या होता है, जब एक्स किरण इन जालक समतलों पर आपतित होती है, जब एक्स किरण इन जालक समतलों पर आपतित होती है, देखो एक्स किरणें इन जालक समतलों पर आपतित हो रही है। एक एक्स किरण है ए, एक एक्स किरण है ये एक्स किरण जालक समतलों पर आपतित हो रही है। किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर आपतित हो रही है और वापस विवर्तित हो रही है। यहाँ किरण ये है, ये भी क्या हो रही है, थीटा कोण पर आपतित हो रही है और विवर्तित हो रही है।
तो जब इन जालक समतलों पर एक्स किरणें आपतित होती हैं और जब आपतित होकर विवर्तित होती हैं तो इन एक्स किरणों के मध्य पथांतर आ जाता है। पथांतर, दो पथों का अंतर, ऑप्टिक्स में खूब पढ़ा है पथांतर। पथांतर क्या होता है? दो पथों का अंतर। देखो, जब जालक समतलों पर एक्स किरणें थीटा कोण बनाती हुई आपतित होती हैं तो विवर्तन के पश्चात उन एक्स किरणों में पथांतर उत्पन्न हो जाता है। देखो, ये दूरी बराबर है, यहाँ तक जो दो तरंगे आ रही हैं उनकी दूरी ये बराबर है और आगे की दूरी बराबर है। तो इसने जो ये एक्स्ट्रा दूरी चली, ये L प्लस क्यू या एल क्यू और क्यू एम, जो एक्स्ट्रा दूरी चली, ये क्या हो गया? पथांतर। अब इस पथांतर का मान ज्ञात करेंगे। जब इस पथांतर का मान तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, जो एक्स रे हैं उनकी तरंग दैर्घ्य है उनके पूर्ण गुणज के बराबर होगा, तो संपोषी व्यतिकरण होता है। तो इसमें लिखो, जब एक्स किरणें थीटा कोण बनाती हुई जालक समतलों पर आपतित होती है, जब एक्स किरणें थीटा कोण बनाती हुई जालक समतलों पर आपतित होती है, जालक समतलों पर आपतित होती हैं या जालक समतलों से विवर्तित होती हैं, जालक समतलों पर आपतित होती हैं। थीटा कोण समतल से बनाती हैं, एक बार ये भी लिख लो। जब एक्स किरणें जालक समतलों से थीटा कोण बनाती हुई आपतित होती है, तथा जालक समतलों से विवर्तित तथा जब जालक समतलों से विवर्तित होती हैं तथा जब जालक समतलों से विवर्तित होती हैं तब उन एक्स किरणों में पथांतर उत्पन्न हो जाता है। तब उन एक्स किरणों में पथांतर उत्पन्न हो जाता है। देखो, यहाँ भी तो यही हो रहा है। दो किरणें आ रही हैं, किरण फर्स्ट है और किरण सेकंड। दो किरणें आ रही हैं जालक समतलों पर थीटा कोण बनाते हुए आपतित होती हैं। जब ये विवर्तित होंगी तो उनमें पथांतर उत्पन्न हो जाता है। पथांतर, ये दूरी बराबर है इस बिंदु से और बी बिंदु से, जो पहले की दूरी है बराबर है। एम बिंदु से और बी बिंदु से बाद की दूरी बराबर है, तो ये दूरी है एल क्यू, या आपका क्यू है एल क्यू और क्यू एम। ये पथांतर उत्पन्न हो गया, अब लिखो इसमें जब यह पथांतर एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज यानी n लैम्बडा,
जब x किरणों के पथांतर का मान पूर्ण गुणज होता है, तब x किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, ये पढ़ा होगा ना। संपोषी व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी कंस्ट्रक्टिव, इसके लिए पढ़ा होगा एन लेमडा, पथांतर एन लेमडा होता है। और जो विनाशी होता है, विनाशी, उसके लिए होता है 2n+1 लेमडा बाई 2। ऑप्टिक्स में खूब पढ़ के आए हो। जब यह पथांतर x किरणों के तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणज n लेमडा होता है तो x किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होता है। अतः संपोषी व्यतिकरण में अतः संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, ये होता है पथांतर n लेमडा। ये जालक समतल आपका फर्स्ट है, ये जालक समतल दूसरा है, और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 जालक समतल हैं। जालक समतल में क्या होता है, देखो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में समदूरस्थ जालक समतल होते हैं, यानी समान दूरी पर जालक समतल स्थित होते हैं। तो जो जालक समतल होते हैं उनकी बीच की दूरी d होती है। यहाँ देखो जालक समतल हैं, इनके बीच की दूरी d है। और इन जालक समतलों पर परमाणु, जो आपके रेड डॉट हैं वो परमाणु हैं, तो इन जालक समतलों पर जो परमाणु होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं। परमाणु क्रमबद्ध, यानी इनके बीच की दूरी समान होती है, एक विशेष क्रम में होते हैं। यहाँ देखो जो डॉट हैं वो हैं परमाणु, और जो लाइन है वो हैं जालक समतल। तो जालक समतलों पर सभी परमाणु क्रमबद्ध होते हैं। अब देखो जब इन जालक समतलों पर एक्स किरणें आती हैं, जब इन जालक समतलों पर एक्स किरणें आती हैं, थीटा कोण बनाती हुई एक्स किरणें आती हैं, तो आपतन के पश्चात विवर्तित होती हैं। जब वो विवर्तित होती हैं तो उनमें पथांतर उत्पन्न हो जाता है। जब वो विवर्तित होती हैं तो उनमें पथांतर उत्पन्न हो जाता है। जब एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होती है वो पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज कैसे, लेमडा 0, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, यानी n का मान है वो 0 से अनंत तक हो, 1 2 3 हो, तो पूर्ण गुणज। यदि एक्स किरणों का जो वेवलेंथ है वो पूर्ण गुणज हो तो संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर डेल इज इक्वल टू n लेमडा, यहाँ तक नोट करो। इसके बाद
जो लेटिस प्लेन 1 और 2 है उनके बीच में पाथ डिफरेंस, जो लेटिस प्लेन आपका 1 और 2 है उनके बीच में पथांतर कितना होगा? देखो, एक तो एल क्यू और क्यू एम, एल क्यू एम, लेटिस प्लेन 1 और 2 के बीच में पथांतर, लेटिस प्लेन 1 एंड 2 के मध्य पथांतर, पथांतर कितना? डेल से बताते हैं पथांतर को, कितना है? एल क्यू एम, एल क्यू एम या एल क्यू प्लस क्यू एम, सही। और एल क्यू और क्यू एम दोनों बराबर हैं, एल क्यू और क्यू एम बराबर हैं, तो इनके मान कौन से त्रिभुजों से निकलेंगे? अतः त्रिभुज एल क्यू का मान कहां से निकलेगा? एल क्यू का मान त्रिभुज एल क्यू बी से, त्रिभुज एल क्यू बी व क्यू एम का मान एम क्यू बी से, एम क्यू बी से निकालो। दोनों बराबर हैं तो कोई सा भी एक ले लो। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? ये वाला त्रिभुज है आपका, ये बना लेता हूं मैं। देखो 90 डिग्री बन रहा है एल पे, 90 डिग्री एल पे, क्यू और ये बी। या ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण या बी ले लो इसको क्यू, ये बी, थीटा। यहां देखो साइन थीटा अपने पास ये दे रखा है, क्यू बी का मान दे रखा है, क्यू बी का मान चाहिए अपन को किसका? एल क्यू का। ये वाला मान तो अपन को चाहिए, ये वाला मान चाहिए अपन को, एल क्यू का मान, और क्यू बी का मान अपने पास डी दे रखा है, जालक जो लेटिस प्लेन होते हैं उनके बीच की दूरी। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन साइन का, तो ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? एल क्यू, कर्ण कितना है? क्यू बी, यानी एल क्यू और क्यू बी का मान डी। यहाँ से एल क्यू कितना आया? एल क्यू आ गया डी साइन थीटा। डी साइन थीटा आ गया, और एल क्यू और क्यू एम बराबर होते हैं, डी साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो एल क्यू एम, एल क्यू एम, एल क्यू प्लस क्यू एम, ये कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, 2d साइन थीटा। तो लेटिस प्लेन 1 और 2 के मध्य पथांतर कितना आ गया? लेटिस प्लेन 1 एंड 2 के मध्य पथांतर आ गया आपका 2d साइन थीटा। इसको मान लो इक्वेशन 2, और अपने पास एक इक्वेशन आगे, पहली इक्वेशन मान लो अपने पास आया था पथांतर एन लेमडा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, उसको इक्वेशन 1 मान लो, और इसको इक्वेशन 2 मान लो।
अपन ने क्या किया, त्रिभुज एल क्यू बी से एल क्यू का मान निकाल लिया। ये कोण थीटा, थीटा कैसे आया, यह आपका थीटा कोण पर आपतित होता था, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों लंबवत हैं। ये देखो ये वाला कोण आपका थीटा, थीटा है ना ये कोण, यानी ये तो आपका जालक समतल से थीटा कोण बनाते हुए आपतित हो रही थी, तो ये कोण थीटा। अब जो अपन ने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री का कोण है, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा, थीटा ये है। अब ये कोण ये और ये 90 है, जो जालक समतल पे जो परपेंडिकुलर है वो 90 है, तो ये थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा होगा तभी तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया। यहाँ से अपन ने ये मान निकाल लिया, डी साइन थीटा आया, दोनों को जोड़ा एल क्यू और क्यू एम को, तो 2d साइन थीटा। लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या आया, अपने पास आ गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा। समीकरण 3, यह समीकरण ब्रेग्स इक्वेशन कहलाती है। यह समीकरण ब्रेग्स इक्वेशन कहलाती है। यह समीकरण ब्रेग्स इक्वेशन कहलाती है। अब देखो साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा रेंज क्या होती है साइन थीटा की, 0 से 90। साइन जीरो का मान 180, फिर यही चलता है आपका 360 तक। साइन जीरो का मान 0, 90 का मान 1, फिर ये 0, यानी साइन जीरो का मान 1 के बराबर या 1 से कम होता है। तो वी नो दैट the value of sin theta is equal and less than 1, यानी जो साइन थीटा का मान है या तो वो 1 के बराबर होगा या कम होगा। साइन थीटा ये मान, इसका मान या तो 1 के बराबर होता है या कम होता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आया अपने पास एन लेमड़ा अपॉन 2d, एन लेमड़ा अपॉन 2d, इसका मान भी 1 के इक्वल या कम। ये आ गया आपका एन लेमड़ा 2d, एन बराबर 1 हो तो लेमड़ा 2d या लेमड़ा 2d। ये मान आ गया लेमड़ा का, एन का मान 1 है तो लेमड़ा अपॉन 2d लेस देन इक्वल टू 1।
मिटा देता हूँ इसको। अब जो क्रिस्टल होते हैं उनके बीच की दूरी 3 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है नॉर्मली जो क्रिस्टल हैं उनके लेटिस प्लेन हैं उनके बीच की दूरी 3 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो सामान्य कोटि की होती है। अतः डी का मान कितना हो गया, सॉरी लेमडा का मान कितना हो गया, 6 एंगस्ट्रॉम। लेमडा का मान 6 एंगस्ट्रॉम। इसका मीनिंग ये हो गया कि विवर्तन के लिए एक्स किरणों का मान 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर या 6 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। अर्थात विवर्तन के लिए एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर या 6 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए। एक्स किरणों का जो वेवलेंथ है वो 6 एंगस्ट्रॉम से कम या 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा, तभी विवर्तन मॉडल प्राप्त होगा। नोट करो। अब जो अपनी विजिबल लाइट की रेंज है, जो दृश्य प्रकाश की रेंज है, कितनी होती है? विजिबल रेंज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की परास यानी विजिबल लाइट की रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विबग्योर इसमें तो आता है दृश्य प्रकाश रेंज में, विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इसी रेंज में आते हैं। दृश्य प्रकाश की परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये 6 एंगस्ट्रॉम से बहुत अधिक होती है। यह परास 6 एंगस्ट्रॉम से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अतः दृश्य प्रकाश का क्रिस्टल से विवर्तन नहीं होगा। दृश्य प्रकाश का क्रिस्टल से विवर्तन नहीं होगा। विवर्तन कब होगा? जब प्रकाश की रेंज 6 एंगस्ट्रॉम से कम हो। 6 एंगस्ट्रॉम से कम या 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो। लिखो यहां तक। अब देखो ये तो हो गया ज़्यादा रेंज का, मतलब 6 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा रेंज हुई यदि एक्स
प्रकाश की रेंज 6 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हुई तो विवर्तन नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है जो लाइट आ रही है क्रिस्टल पर उसकी तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम हो, पॉइंटों में हो, वेवलेंथ का मान बहुत कम हो, तो जो क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, उसी कम वेवलेंथ वाली तरंग को अवशोषित कर लेता है, तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसे में लिख लो। जब एक्स किरणों की परास 0.1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, तब क्रिस्टल उन किरणों का उन एक्स किरणों को अवशोषित कर लेता है, यानी कम रेंज की एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो उनका विवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल उन किरणों को या उन एक्स किरणों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों का विवर्तन नहीं होता है। कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों का विवर्तन नहीं होता है। किरणों का क्रिस्टल से कर लो, क्रिस्टल से विवर्तन नहीं होता है। ये हो गया आपका ब्रेग्स इक्वेशन, ब्रेग समीकरण कंप्लीट हो गया। ब्रेग समीकरण का मान याद रखना है। ब्रेग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। एक तो ये याद रखना है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य 6 एंगस्ट्रॉम के बराबर या 6 एंगस्ट्रॉम से कम, दो ही चीज़ें याद रखनी है। ब्रेग समीकरण निकालना आना चाहिए। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कैसे आया। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो एक्सरे हैं उनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनके विवर्तन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए।